Hello everyone, welcome to your science class. Now in this video we will study about the poultry farming. In the previous video we have studied about the cattle farming, which is a part of animal husbandry in the chapter of improvement in food resources. So in this chapter we will study about the poultry farming. Okay, so poultry farming basically क्या होता है, मुर्गी पालन जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, इसमें मुर्गी पालन इस फार्मिंग के अंदर में आते हैं. ठीक है, वो एग से भी रिलेटेड है, चिकन और मीट से भी रिलेटेड है. तो अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, तो दो तरीके की पोल्ट्री है. एक है लेयर और एक है आपका ब्रॉयलर. ठीक है, ब्रॉयलर. ठीक है, तो अगर जब हम लेयर की बात करते हैं, ठीक है, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की, तो उसमें केवल एग्स की बात करते हैं. ठीक है, इसमें एग्स ज़्यादा अच्छे से होता है. ठीक, लेकिन इसी जगह पे अगर हम ब्रॉयलर्स की बात करें तो इनमें से हमें मीट बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाता है. ठीक है, ब्रॉयलर्स पोल्ट्री फार्मिंग की जब बात करते हैं तो हमें मीट बहुत अच्छा मिल जाता है. ठीक, तो ये अधिकतर करके हम लोग इन सब चीज़ों को कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं. ठीक है, चाहे वो एग्स हो चाहे मीट हो. तो इनमें क्या होता है कि अगर इसके बाद में दो हम और तरीक़ों से देख सकते हैं. जस्ट लाइक वी हैव सीन इन द कैटल फार्मिंग के लोकल ब्रीड और फॉरेन ब्रीड, इसी तरीके से वी विल ऑल्सो सी इन द पोल्ट्री फार्मिंग के फॉरेन ब्रीड और उसके बाद लोकल ब्रीड. तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोकल ब्रीड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोकल ब्रीड की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो रहेगा असील. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखना. अगर हम फॉरेन ब्रीड की बात करें, जिसे हम लोग विदेशी भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लेगहॉर्न आ जाएगा, लेगहॉर्न. ठीक है, लेगहॉर्न आ जाएगा. ठीक है, तो इसकी बात, तो ये दो तरीके के ब्रीड्स हैं. पहला आपका इंडियन ब्रीड हो जाएगा, या जिसे हम लोग लोकल ब्रीड बोल सकते हैं, तो इंडिजीनस असील, और फॉरेन या एग्जॉटिक कह सकते हैं लेगहॉर्न. जब इनका क्रॉस ब्रीड करवाया जाएगा, जस्ट लाइक वी हैव डन इन द कैटल फार्मिंग में भी हम लोगों ने क्रॉस ब्रीड कराया था. तो फिर उसके बाद जो हमें थर्ड ऑफस्प्रिंग मिल रहा था, उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट की भी क्वालिटी थी और उसमें मिल्क प्रोडक्शन की भी क्वालिटी थी. ठीक है, इसमें भी हम लोग अगर हम क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो हमें दोनों के तरीके के जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगा या जो हमें डिज़ायर ट्रेड मिलेगा, जो तो उसमें दोनों की क्वालिटी रहेगी. उसमें मीट क्वालिटी भी रहेगी. ठीक है, साथ ही साथ उसमें एग की भी क्वालिटी रहेगी. तो हमें ऐसा चाहिए कि हमें जो ऐसे तरीके का ऑफस्प्रिंग चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्स भी निकलें और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मीट भी मिले. वो हर टेम्परेचर पे अडॉप्ट कर सके, चाहे वो कितनी भी गर्मी हो, चाहे जितना भी हाई टेम्परेचर हो. उनमें कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, मतलब खाना खिलाना पिलाना जितना हम दे रहे हैं उतने में वो रहे, ज़्यादा अमाउंट में हमें कोई चीज़ ना देना पड़े या कुछ एक्स्ट्रा हमें ना देना पड़े. ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है. साथ ही साथ उनकी जो डाइट हो वो बहुत सस्ती भी हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो. तो और उनको हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ करें, मतलब अपने बेचने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सके. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम सोच करके फिर क्रॉस ब्रीड करवा के हम एक डिज़ायर्ड ट्रेड निकालते हैं ताकि हम उसे यूज़ कर सकें. ठीक है, फॉर आर कॉमर्शियल पर्पस. ठीक है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें एग्स और बॉयलर प्रोडक्शन के बारे में बताई गई हैं कि इनका खाना पीना कैसा होना चाहिए. तो अगर हम इनके खाने पीने की बात करें तो स्पेशली अगर हम इनके खाने की बात करें तो इनका जो, अगर हम स्पेशली ब्रॉयलर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रॉयलर्स में हम इनको इस तरीके का खाना दें कि इनके अंदर प्रोटीन, फैट और विटामिन ए और विटामिन के दोनों जाए. ठीक है, क्योंकि दे आर मोस्टली यूज इन द मीट प्रोडक्शन. ठीक है, मीट प्रोडक्शन में हो रहे हैं तो फिर लोग इन्हें जब मीट में खाते हैं तो उन्हें प्रोटीन, फैट और विटामिन ए और के ये सारी चीज़ें मिलती हैं. तो हम इस तरीके से इनको खाना देते हैं. स्पेशली कभी कभार ब्रॉयलर्स को ड्राई फिशेस के छोटे छोटे पीसेस भी देने पड़ते हैं, ड्राई फिशेस के. ठीक है, तो उससे क्या होता है, इनको प्रोटीन और फैट्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ का यूज़ कर सकते हैं.
कि उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी बेटर एफिशिएंसी के लिए हम लोग उनको अच्छे तरीके से खाना प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो उनमें सारी चीज़ें, चाहे वो विटामिन्स हो और जितने भी प्रोटीन, फैट्स है, ये सारी चीज़ें रहें। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इनके रहने की बात करते हैं तो जहाँ पर भी ये रह रहे हों वहाँ साफ़ सफाई हो। ठीक है। वहाँ पे ऐसा ना हो कि पानी भर जाए। ठीक है। इनका जो शेल्टर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो तो वहाँ से वो, अगर पानी गिर रहा है या कुछ भी गिर रहा है तो वो वहाँ से पे इकट्ठा ना हो, ताकि वो हाइजीनिक रहें। ठीक है। कुछ खाने पीने को दिया जा रहा है तो फिर वो सही से खा पी भी पाए, क्योंकि वो नीचे जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर ही जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि वहाँ पर गंदगी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की देख रेख करनी है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इनकी बात करें कि इनके हेल्थ को लेकर के, तो इनके ऊपर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते हैं हम लोग। ठीक है। ताकि इनको कोई डिजीज़ नहीं हो पाए या कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाए। वैसे इनका वैक्सीनेशन हम करते हैं कि इनको वायरल या बैक्टीरिया किसी भी बीमारी से हम बचा सकें। ठीक है। क्योंकि इनके फेदर्स में हो जाएंगी, फिर वो इन फेदर्स को निकाल देते हैं, बट बाद में वो उनके कॉमर्शियल पर्पस पे वो इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जहाँ भी वो रह रहे हो वो साफ़ सफाई हो, उनको कोई डिज़ीज़ नहीं हो। तो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट के लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, ताकि उनको कोई डिज़ीज़ या पेस्ट ना लग पाएँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में इनके साथ ही साथ में हमें इनके सैनिटाइजेशन का भी ध्यान देना है, क्लीनिंग का भी ध्यान देना है। ठीक है। इन सब चीज़ का भी ध्यान देना है और साथ ही साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी ध्यान देना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम इसको अभी आप एक बार अप्रोप्रिएटली पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ बताया क्या गया है। सो इट इज़ नेसेसरी टू रीड इट अगेन आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं फ़िश प्रोडक्शन की। ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, दैट इज़ फ़िश प्रोडक्शन। तो फिशेस की बात करें तो अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर फूड। ठीक है। इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रहता है। ठीक है। दिस इज़ अ चीप सोर्स है हमारे प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन का। ठीक है। तो इस अगर देखा जाए तो जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, तो कोस्टल एरियाज़ में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है फिशिंग प्रोडक्शन, मछली पालन। जहाँ पर समुद्री तट हैं या जहाँ पर कोस्टल लाइन पड़ती है ना, कोस्टल एरियाज़। ठीक है। वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है और ये वहाँ पर ज़्यादा कारगर भी होता है। वहाँ पर ज़्यादा आपको ये सारे कल्चर्स, फिशिंग कल्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो दो तरीके के फिशिंग कल्चर्स हैं, इनके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ कैप्चर फिशिंग, ये दिया हुआ है आपके बुक में, एंड सेकंड इज़ कल्चर फिशिंग। ठीक है। कल्चर फिशिंग। ठीक है। तो कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग में होता क्या है, अगर हम कैप्चर फिशिंग की बात करते हैं तो इसमें सिंपल सा ये रहता है कि हमने क्या किया कि हम नेट ले करके गए किसी भी समुद्री तट पे या समुद्री इलाके, समुद्र जहाँ पे है कोस्टल लाइन में गए, वहाँ पे अपना नेट ले करके गए और वहाँ से हमने मछली पकड़ी और बेच दी, ये हमने यूज़ कर ली। ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कि कैप्चर फिशिंग। कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत का काम नहीं है, जाना है, मछली पकड़ना है नेट के थ्रू और जा करके बेच देना है, या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए या खुद के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है। दैट इज़ कॉल्ड एज कैप्चर फिशिंग। दैट इज़ वेरी इजी वे। ठीक। और जो दूसरा हमारा है पार्ट, दैट इज़ कल्चर फिशिंग। इसमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इट नीड्स सम हार्ड वर्क, जस्ट लाइक वी ग्रो द क्रॉप। इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है कि हम एक रिजर्वॉयर लेते हैं। ठीक है। फिर उस रिजर्वॉयर में हम उसकी सीडलिंग्स डालते हैं, उनकी सीड्स डालते हैं, फिर उनको धीरे धीरे दाना पानी डालते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं। फिर उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं फिर हम उनको अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कल्चर फिशिंग।
ठीक है। अगर हम रिजर्वायर गड्ढा खोल के खुद जब हम उनको पाल रहे हैं, ठीक है, सीड्स डाल रहे हैं, फिर उनके खाने पीने के लिए डाल रहे हैं, फिर उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे हैं, फिर उनको आखिरी में ले जाकर के ये जब सारी चीज़ें हो जा रही है, तब उन्हें हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज के कल्चर फिशिंग, कि उन्होंने खुद से ट्राई करके सारी चीज़ें मेहनत करके किया है, ठीक है। तो ये है। अब अगर हम बात करते हैं हम अगर बात करते हैं कल्चर फिशिंग की, तो इसमें 2 तरीके की फ़िशिंग आती है, ठीक है। कल्चर फिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके की आती है। एक है मराइन फिशरी, ये जो लिखा हुआ है, और इसके आगे एक दी हुई है इनलैंड फिशरी, जिसे हम लोग एक्वा फिशरी भी बोल सकते, एक्वा कल्चर भी बोल सकते हैं, एक्वा कल्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं मैरी कल्चर, क्योंकि मैराइन वाटर में हो रही है, खारे पानी में हो रही है, तो मैरी कल्चर, ठीक है, मैरी कल्चर, ठीक है। और अगर वही आपकी यहाँ पर इनलैंड फिशरी, जिसे हम लोग फ्रेश वाटर में हो रही है, फ्रेश वाटर में ये हो रही है ना, फ्रेश, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्वा कल्चर, ठीक है, इसे कहते हैं एक्वा कल्चर, ठीक। फिर अब पहले धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे आते हैं। पहले मैराइन कल्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मैराइन कल्चर की बात करें तो इसमें 2-3 तरीके की कुछ फिशेस आती हैं। जहाँ तक कि इंडिया में 75 किलो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 75 किलोमीटर तक का 7500 किलोमीटर तक कोस्ट लाइन है इंडिया में। बहुत गहरे गहरे समुद्र भी पाए जाते हैं, तो इसमें बहुत सारी फिशेस पाई जाती हैं, मैराइन फिशेस, जिनका नाम है पॉम्फ्रेट। इनका नाम आप लोग को याद भी होना चाहिए, ज़रूरी भी है। बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, मैक्रल, ट्यूना, सैरडाइंस, तो ये सारे ये मछलियों के नाम हैं, वेराइटीज़ के नाम है जो खारे पानी में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो मछलियाँ होती हैं, इनका प्रोडक्शन करना भी बहुत ज़्यादा इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो इनका भी प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं, क्योंकि सी वाटर रहती है तो इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। और कुछ लोग इसको अगर इनको जो लोग रखते हैं खारे पानी का, तो वो अलग से समुद्र से पानी लेकर के आते हैं, तब इनको रखते हैं। अदरवाइज़ लोग अक्सर करके क्या करते हैं कि जा करके जो फिशेज़ होती हैं उनको वो वहीं से जाते हैं और कैप्चर फिशिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं कि मैराइन फिशेस की, तो इनकी जो वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू इनलैंड फिशरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जस्ट लाइक मुलेट्स हैं, इसमें कुछ फिशेस के नाम हैं, भेटकी है, पर्ल स्पॉट्स हैं, शेलफिश है, जिन्हें प्रॉन्स भी बोलते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, ठीक है। तो इस सब ये सारी चीज़ें भी हम मैराइन फिशेस हम देख सकते हैं, मतलब समुद्र में हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है। इन फिशिंग कल्चर की को जब हम लोग इन तरीके की कल्चर करते हैं, इन तरीके की फ़िशिंग कल्चर्स की बात करते हैं, तो इन्हें हम लोग मैरी कल्चर को बोलते हैं, बिकॉज इनमें मराइन वाटर होता है, ठीक है। फिर अगर हम इनलैंड फिशरी की बात करते हैं, तो इसमें फ्रेश वाटर का यूज़ होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर, इसे हम लोग एक्वा कल्चर भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी फिशेस का नाम आता है। इसमें कैनाल्स, पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर्स और रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, इन सब में हम लोग पाल सकते हैं, ठीक। तो फिर अगर जैसे ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इन सब पानियों में अगर हम इनको रखेंगे, तो ये सारे पानी जो है बहुत ही साफ़ है। जैसे कि अगर हम रिवर्स का पानी ले रहे हैं, या कोई पानी हमने इकट्ठा करके कहीं पे रखा है, साफ़ पानी है, तो उसमें भी हम इनको पाल सकते हैं, ठीक है। इनमें भी हम कैप्चर फिशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और कल्चर फिशिंग भी होती है, ठीक है। तो जब कल्चर फिशिंग होती है, तो अक्सर इसमें एक और चीज़ आता है, दैट इज़
कि एक फ़िश कल्चर और है जहाँ पर कैसे यूज़ किया जा सकता है कि मान लीजिए कहीं पर राइस क्रॉप लगा हुआ है, राइस क्रॉप इन द सेंस कि जहाँ पर पैडी ग्रो की जाती है ना, तो फिर अगर वहाँ की वो अगर लैंड है जहाँ पर हमने राइस का क्रॉप लगाया हुआ है, तो वहाँ पर अक्सर करके पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे राइस की क्रॉप होती है, पैडी, ठीक है। पैडी फील्ड में ज़्यादा तक हम लोग को ज़्यादा पानी भर के रखना पड़ता है, तो हम लोग इनको उसमें भी पाल करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का फ़िश कल्चर है कि पैडी है तो जब तक आपका धान आपका लगा हुआ है तब तक कुछ दिन के लिए हम लोग इस फिशिंग कल्चर का यूज़ कर लिए, ठीक है, पैडी फील्ड में, ठीक है। तो इसको भी हम यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फ़िशिंग कल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लोकल और इम्पोर्ट सिस्टम भी इसमें होता है कि फिर इसके बाद में एक और आता है आपका दैट इज़ कॉल्ड एज कंपोजिट कल्चर, ठीक है। कंपोजिट कल्चर है दैट इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सब, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक कि कंपोजिट कल्चर क्या है, ठीक है। तो कंपोजिट कल्चर को एक एग्ज़ाम्पल से हम समझा देते हैं आप लोग को। मान लीजिए कि ये आपका एक पॉन्ड है या आपकी एक रिजर्वॉयर है, ठीक है, रिजर्वॉयर ही मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक। अब ये हो गया आपका सरफेस, ये आपका हो गया मिडिल, ये आपका हो गया बॉटम, बॉटम एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया, मिडिल एरिया, बॉटम एरिया, ओके। तो बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जस्ट लाइक काटला, ठीक है, जस्ट लाइक काटला, काटला एक फ़िश का नाम है। ये फ़िश सरफेस पे रहना बहुत पसंद करती है, ठीक है। ये फ़िश है काटला, ये सरफेस पे रहना बहुत पसंद करती है, ठीक। रोहू की बात करें तो वो मिडिल में रहना पसंद करती है, मिडिल एरिया में, ठीक। बॉटम एरिया में एक है मृगल, मृगल यहाँ पे लिखा है ना मृगल, मृगल रहना बहुत पसंद करती है। बॉटम फीडर्स ये लिखा है ना, बॉटम फीडर्स नीचे रहना बहुत पसंद करती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब जब कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं तो एक ही रिजर्वायर में 2-3 तरीके की फिशेस रहती हैं कि कुछ सरफेस पे रहना पसंद करती हैं, कुछ मिडिल में रहना पसंद करती हैं और कुछ बॉटम में रहना पसंद करती हैं। इससे फ़ायदा ये निकलता है कि जब भी अगर फूड डाला जाता है, क्या डाला जाता है, फूड, ठीक है, इनके खाने के लिए, तो इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होती, होड़ नहीं मची होती है खाने के लिए, या एक दूसरे से लड़ नहीं जाती हैं खाने के लिए। क्या किया जाता है कि हम खाना डालते हैं, धीरे धीरे ये खाना ऊपर वाली मछलियों को मिल जाता है, ठीक है। ऊपर वाली मछलियाँ खाती हैं तब तक जब तक ये कुछ खाती हैं, फिर धीरे धीरे करके बचा हुआ जो दाना रहेगा वो नीचे चला जाएगा, मिडिल वाली मछली खाएगी, ठीक है। फिर कुछ दाने बच जाते हैं वो बॉटम वाली मछली खा लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो फूड ख़राब नहीं होता है, जो हम फूड डाल रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर पड़ा का पड़ा रह गया, इन लोग को जितना खाना था इन्होंने खा लिया बाकी इन्होंने नहीं खाया, तो इस तरीके से फूड वेस्ट नहीं होता। तो ये इसका एक फ़ायदा है कंपोजिट कल्चर का, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है फिश ब्रीडिंग की प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभार जस्ट लाइक इन लोग में एक और चीज़ होती है कंपोजिट कल्चर में कि ये कभी भी जो कंपोजिट फिशिंग कल्चर के में जो फिशेस होती हैं ये ज़्यादा तक जब ब्रीड करती हैं ना, न्यू फिशेस जो हमें देखने को मिलती है वो मॉनसून सीज़न में ही मिलती हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम छोटी सी ये है इसमें कंपोजिट कल्चर में कि ये ज़्यादा जल्दी ब्रीड नहीं करती हैं, वो केवल मॉनसून सीज़न में ही ब्रीड करती हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें दी गई हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड इट फॉर अ वाइल। आप थोड़ी देर के लिए एक बार थॉरो रीडिंग जब इसे एक बार आप कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आफ्टर दैट देयर विल बी योर लास्ट टॉपिक दैट विल बी बी कीपिंग, ठीक है। सो वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। Till that, I suggest you all to read the topics which I have taught you in this video.
ठीक है, एक बार बताने के बाद आप एक बार थॉरो रीडिंग कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।